आई वेलकम यू ऑल अगेन टू लाइफ अल्केमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 8 इस किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का। और इस चैप्टर का नाम है लर्न टू से नो। इस चैप्टर की शुरुआत होती है मार्क मेंसन की खुद की स्टोरी से। मार्क मेंसन कहते हैं कि 2009 में उन्होंने अपने सारे पोजीशंस गैदर किए। उनकी जितनी भी सेविंग्स हुई थी जब तक अपने ऑनलाइन बिजनेस से, वो सब उन्होंने गैदर की। और उन्होंने एक प्लान बनाया कि मेरे को पूरी दुनिया ट्रैवल करनी है अब अगले कुछ सालों में। जब मार्क मेंसन अराउंड 25 ईयर ओल्ड थे, और उन्होंने ये प्लान इसलिए बनाया क्योंकि उनके जो 20s जिस तरह से गए थे, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स उनको फील हुए थे और जो कमिटमेंट इश्यूज उनको हुए थे उनकी कुछ रिलेशनशिप्स के कारण, उनको ऐसा लगा कि अब मुझे इस स्केप की ज़रूरत है और मेरे पास इतना पैसा हो गया है कि मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल करके अपने एक्सपीरियंसेस ले सकता हूँ। ये करके उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया और अगले 5 साल में उन्होंने 55 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। अलग अलग कंट्रीज़ में वो रहे, अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग लोगों के साथ उन्होंने दोस्ती करी, अलग अलग गर्लफ्रेंड्स बनाई। उनका पूरा पॉइंट ये था कि मैं क्यों कमिट करूं किसी भी एक फ्रेंड ग्रुप से, किसी भी एक सिटी से या किसी भी एक गर्लफ्रेंड से, जब मेरे पास इतना अच्छा ऑप्शन है कि मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ और मैं हमेशा अलग अलग फ्रेंड्स ग्रुप रख सकता हूँ, अलग अलग गर्लफ्रेंड्स रख सकता हूँ, अलग अलग लोकेशन पे रह सकता हूँ, अलग अलग तरह का खाना खा सकता हूँ। तो ये करके उन्होंने अपने 5 साल बिताए, लेकिन 5 साल बाद वो फाइनली न्यूयॉर्क आए। और उनको एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ कि ऑल्दो ये जो ट्रैवल के उनके ईयर्स थे ये काफ़ी फ्रूटफुल थे और इससे उन्होंने बीच बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स जरूर थे जिसमें कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन इसका बहुत सारा पार्ट एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट भी था और एक बहुत सारा पार्ट एक बहुत बड़ा रिसोर्स वेस्ट भी था। तो ये रियलाइजेशन मार्क मेंसन को अपने घर आने के बाद न्यूयॉर्क में वापस धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जब फर्स्ट से सेकंड कंट्री आप जाते हो तब तो आपके पास काफ़ी सारे नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं देखने के लिए, लेकिन एक बार जब आप 40 कंट्रीज़ घूम लेते हो, 45 कंट्रीज़ घूम लेते हो, उसके बाद कोई भी ऐसी नई चीज़ आपको आगे नहीं मिलती। और इससे उनको एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ कि एब्सोल्यूट फ्रीडम इन इटसेल्फ मीन्स नथिंग। एब्सोल्यूट फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट फ्रीडम का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअल में फ्रीडम और एक लाइफ सेटिस्फेक्शन आप तभी फील कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ पे कमिट करेंगे। So freedom is just a byproduct of your commitment towards people. If you are committed towards your goal, if you are committed towards your friends group, if you are committed towards your girlfriend, if you are committed to a location, that will give you a depth of experience. वो आपको ऐसा depth of experience देगा लॉन्ग टर्म में, जो कि ये शॉर्ट टर्म breadth of experience है अलग अलग कंट्रीज में घूमने का, उससे शायद आपको ना मिल पाए। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो से मार्क मेंसन ये बताना चाहते हैं कि अल्टीमेट फ्रीडम आपको चॉइसेस को नैरो डाउन करके मिलेगी। चॉइसेस आपके पास बहुत सारी रहेगी, लेकिन जितना चॉइसेस को आप नैरो डाउन करते जाएंगे, जितनी कम चीज़ों के बारे में आप अटेंशन पे करेंगे और जितनी कम चीज़ों पे आप कमिट करेंगे, उतनी ज़्यादा फ्रीडम, उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। अल्टीमेटली द एब्सोल्यूट फ्रीडम लाइज इन नैरोइंग डाउन ऑफ योर चॉइसेस, नॉट हैविंग अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ चॉइसेस। अब चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट का नाम है रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर। इसमें मार्क मेंसन बताते हैं कि किस तरह से कभी कभी लाइफ में चीज़ों को रिजेक्ट करना, चॉइसेस को रिजेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग हमारी लाइफ में बहुत बार ये फील करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चॉइसेस होनी चाहिए, और जितनी अलग अलग चॉइसेस हमारे पास होगी उतना हमारे लिए फ़ायदा है। पर एक्चुअल में आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। और अगर आप कोई एक चीज़ चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए उसके साथ कि अगर मैं एक्स चूज़ कर रहा हूँ तो जो भी वो नहीं है उस चीज़ को मैं रिजेक्ट भी कर रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना आप नैरो डाउन करेंगे अपनी चॉइसेस को, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप रिजेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप जो एक चीज़ आपने चूज़ करी है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। आपने एक किताब पढ़ी होगी द वन थिंग नाम से, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया जाता है कि किस तरह से एक चीज़ को चूज़ करके उसके ऊपर अपना 100% टाइम देना कहीं ज़्यादा सेटिस्फाइंग और कहीं ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, रेदर देन 100 अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान लगाना और किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं करना। एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप एक क्राफ्ट को बहुत साल तक होन करते जाते हैं और बहुत साल तक उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है अगर आप एक रिलेशनशिप को काफ़ी साल तक कंटिन्यू करते हैं, या फिर एक फ्रेंडशिप को जब वो नर्चर होती है और काफ़ी साल उसको हो जाते हैं, उसको मेंटेन करके रखने में एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको चीज़ों को रिजेक्ट करना है। जो जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपके एक पर्टिकुलर गोल की तरफ, आपके वैल्यूज़ की तरफ, आपकी चॉइस की तरफ आपको नहीं लेके जा रही, वो सब आपको रिजेक्ट करते जाना है। अब चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन का नाम है बाउंड्रीज। इस सेक्शन की शुरुआत होती है एक बहुत फेमस रोमांटिक स्टोरी से जो कि आप सबने सुनी या पढ़ी होगी, रोमियो और जूलियट की स्टोरी।
ये स्टोरी शेक्सपियर ने लिखी थी और इस स्टोरी का एक समराइजेशन ये है कि एक लड़का और एक लड़की रहते हैं, रोमियो और जूलियट नाम से। उनको आपस में प्यार होता है। उस प्यार के लिए वो लड़ाई करते हैं, भले उनकी फैमिली उसके अगेंस्ट रहती है, और लास्ट में दोनों मर जाते हैं। मतलब स्टोरी में एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे मर जाते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही एक रोमांटिक कहानी इसको बोला जाता है, शेक्सपियर की लिखी हुई। और इससे लोग रोमांटिसिज्म की बातें करते हैं, जिसको कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई किया जाता है कि रोमांटिसिज्म एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक रोमांटिक लव नाम की एक चीज़ है, जो कि हमको एम करना चाहिए, हमको अचीव करना चाहिए। जबकि 19 सेंचुरी तक ऐसा नहीं था। 19 सेंचुरी तक अमेरिका में, बाकी पूरे वर्ल्ड में, लव को एक काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम बोला जाता था, क्योंकि लव से हो सकता है कि आप बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर फोकस ना कर पा रहे हो। जैसे कि हो सकता है उस वक्त आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, आपको फार्मिंग करने की रिक्वायरमेंट थी, या फिर अरेंज मैरिज का भी एक कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा चलता था कि लव मैरिज बिटवीन टू पीपल वॉज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग, और एक अंडरस्टैंडिंग के कारण मैरिज की जाती थी, न कि प्यार के कारण। लव को काफ़ी ज़्यादा एक टाइम वेस्ट के जैसे देखा जाता था। लेकिन आजकल हम लोग एक ऐसी जनरेशन में आ गए हैं कि लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लव को बहुत ज़्यादा हम लोग ऊपर रख के चलते हैं आज की डेट में। और इस चक्कर में काफ़ी सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि डिफरेंस बिटवीन लव एंड इमेच्योरिटी। तो मार्क मैंसन ये बताते हैं कि हेल्थी और अनहेल्थी रिलेशनशिप्स के बीच में दो मेजर चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो रिलेशनशिप हेल्थी या अनहेल्थी। पहली चीज़ ये है कि हाउ वेल अ पार्टनर इज एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ रिलेशनशिप, और दूसरी चीज़ ये है हाउ ईजिली अ पर्सन विल फील इफ दे गेट रिजेक्टेड बाय अदर पर्सन। ये दो चीज़ों से आप जज कर सकते हो कि दो लोगों की रिलेशनशिप हेल्दी है या अनहेल्दी। जो स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें दोनों लोग कॉन्स्टेंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर के ऊपर नहीं थोपते। वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा या लूंगी, और अगर मुझे मेरे पार्टनर की हेल्प लगेगी उसको अचीव करने में, या मुझे किसी भी तरह की इमोशनल सपोर्ट में या फिजिकल सपोर्ट में हेल्प लगेगी, देन आई विल आस्क। लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के ऊपर नहीं डालूंगी। और मैं कंप्लीटली फाइन हूं अगर मेरी बाउंड्रीज के दरमियान कोई चीज़ नहीं हो रही है, और उसके अलावा मेरे पार्टनर को कोई चीज़ करनी है, और उसके कारण अगर हम लोग अलग भी हो जाते हैं, हम लोग रिजेक्ट भी अगर कर देते हैं एक दूसरे को, तो उसके लिए भी मैं फाइन हूँ। लेकिन मेरी एक सर्टन बाउंड्रीज है, मेरी एक सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज़ है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप इस तरीके से नहीं चलती कि आप एक दूसरे के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाए या आप आपकी बाउंड्रीज भूल जाएं। मार्क मेंसन यही बोलते हैं कि आपको हमेशा अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपकी वैल्यूज है जिनको कि आप गिव अप नहीं करना चाहते, और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि अपने आप को विक्टिमाइज फील करना है, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा ये फील करना है कि मैं सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो एंटाइटल्ड पीपल जो होते हैं वो अपने आप को दो तरीके से सेल्फ सैबोटेज करते हैं रिलेशनशिप में। या तो वो अपने आप को विक्टिम के जैसा फील करते हैं कि मैं एक विक्टिम हूँ और मैं विक्टिम के जैसा रहूँगा, और जो कोई भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मेरी लाइफ में तो वो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्व करना। या फिर वो अपने आप को फिक्सर के जैसा फील करते हैं कि मैं एक फिक्सर हूँ और मैं बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। इन दोनों ही केसेस में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की कमी होती है, और इस कारण से ये दोनों ही केसेस वाले पर्सन अपनी रिलेशनशिप को हमेशा सैबोटेज करते हैं। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सैक्रिफाइस नहीं करें दूसरे के लिए। इसका सिर्फ ये मतलब है कि जब भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपको सैक्रिफाइस करने का एक ऑब्लिगेशन फील हो रहा है, या फिर आपको एक डर लग रहा है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। क्योंकि अगर इस बेसिस पे आपका कोई भी रिलेशनशिप चल रहा है, ना कि सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर फ्रेंडशिप या कोई भी चीज़ आपकी इस बेसिस पे चल रही है कि अगर मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा या मेरा एक ऑब्लिगेशन है, तो आप मान लीजिए कि वो उस वक्त हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कीजिए, अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़िए। इसके बाद चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और उसका नाम है हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। इसमें मार्क मेंसन बताते हैं कि कोई भी ह्यूमन रिलेशन में ट्रस्ट अगर आपको बिल्ड करना है तो उसका सिर्फ एक ही मेन चीज़ है कि आपको अपनी वैल्यूज़ के साथ 100% ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और आपको कंप्लीटली सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। इसमें मार्क मेंसन एग्जांपल लेते हैं उन लोगों का जो कि अपनी रिलेशनशिप में चीटिंग करते हैं, और एक बार जब अपनी रिलेशनशिप में कोई भी चीट करता है उसके बाद मार्क मेंसन के पास काफ़ी सारे मेल्स आए इस तरह के कि जिसमें कि दूसरा पार्टनर उनको ये बोलता है कि ऑल्दो आई हैव बीन चीटेड ऑन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि मैं उस इंसान को वापस ट्रस्ट करूँ, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं उस रिलेशनशिप को स्टिल कंटिन्यू करूँ।
तो मार्क मेंसन ये बताते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन किसी की लाइफ में हो जाती है तो उसके बाद ट्रस्ट रीबिल्ड किस तरह से करना चाहिए। उसके सिर्फ दो मेजर तरीके हैं। सबसे फर्स्ट तरीका यह है कि ट्रस्ट अगर आपको रीबिल्ड करना है तो सबसे पहले तो आपको कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्यों आपने चीटिंग करी। अगर किसी ने भी आपके ऊपर चीट करा है या फिर आप अगर वो हैं जिन्होंने किसी के ऊपर चीट करा है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या कोर वैल्यू थी। क्या आपने चीटिंग इसलिए करी क्योंकि आपको एक सेक्सुअल वैलिडेशन चाहिए था किसी और इंडिविजुअल से, या आपने इसलिए करी कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी रिलेशनशिप में, या आपने इसलिए करी क्योंकि आपको बस एक नया एक्सपीरियंस लेना था। जो भी आपका रीज़न था, आपके रीज़न जो भी हो, लेकिन आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करा है जब आपने किसी पे चीट करा है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी रिलेशनशिप को अच्छा रखना। और अगर आपने चीट करा है इसका मतलब आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोरगो किया है और आपने ये बोला है कि मेरे लिए रिलेशनशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये वाली फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये समझना कि वो कौन सी एग्जैक्ट फीलिंग थी जिसने कि आपको प्रॉम्प्ट किया चीट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि अब आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करना पड़ेगा वापस किसी तरह से अपना ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए। यानी कि आपको अगले 6 महीने, अगले 1 साल उस पर्सन को बार बार ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से अभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो स्लोली स्लोली किसी का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना कभी भी ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लीटली सेल्फ अवेयर रहें अपनी वैल्यूज़ के साथ, और साथ में आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड चलता रहे, एक सर्टेन टाइम पीरियड भी चला जाए उन चीज़ों के साथ। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ, और इस चैप्टर के लास्ट पार्ट का नाम है फ्रीडम थ्रू कमिटमेंट। इसमें मैं आपको सिर्फ एक कोट बताना चाहता हूँ। कमिटमेंट गिव्स यू फ्रीडम बिकॉज इट टेक्स योर टाइम अवे फ्रॉम द अनइम्पॉर्टेंट एंड फ्रिवलस। अल्टीमेटली कमिटमेंट से ही आपको फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि जब आप एक चीज़ पर कमिटेड रहेंगे, जब आप डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ब्रेड्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आपको समझ में आएगा कि अब आपको जिस तरह की फ्रीडम, जिस तरह का सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, वो आपको कभी फील नहीं होता अगर आप अपना अटेंशन डिवाइडेड रखते हैं और ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में अपना अटेंशन देने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, विच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ये चैप्टर 8 इस किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का आपको कैसा लगा, ये आप हमको अगेन कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वाली जो किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, ये अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। इसका सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी है, चैप्टर 9। वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। एक बार जब ये किताब खत्म हो गई तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोग और भी किताबों की बुक समरीज आपके सामने लेकर आएंगे, इसी तरह चैप्टर वाइज। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हमारे साथ लाइफ अल्केमी फैमिली से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।